को। उम्मीद करूंगा आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे हर रोज की तरह। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन है जो एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? कुचिपुड़ी यानी पूड़ी कैसी है? कच्ची है, अभी पूड़ी खाने के लिए रेडी नहीं है। क्या बोलोगे? तो रेडी बोलेंगे। कौशल्या रेड्डी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कौशल्या रेड्डी हो जाएंगी। स्वरूपा सेन बच्चे आपका ओडिसी से हैं। मैं एक नाम आपको बताता हूँ हर बार, शाश्वती सेन। क्या आप मुझे बता सकते हैं शाश्वती सेन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया जी शाश्वती सेन का संबंध कथक से है। किससे? कथक से। राधा श्रीधर ये भरतनाट्यम से है। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम से है राधा श्रीधर, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूं तो रेड्डी नाम से और कौन कौन नाम आप जानते हैं? यामिनी रेड्डी। क्या बोलोगे? यामिनी रेड्डी बोले, या आपसे बोल दे भावना रेड्डी। तो पूड़ी कैसी है? पूड़ी आपका अभी रेडी नहीं है, अभी कच्ची पूड़ी है। कैसी पूड़ी है? खाने के लिए नॉट रेडी। भावना रेड्डी हो गई आपका। अरुणिमा कुमार हो गई। क्या बोलोगे? अरुणिमा कुमार हो गई। और एक आपका वैजंती काशी हो गई। लेकिन दोस्त मैं आपसे पूछूं वैजंती माला का संबंध किससे है? वैजयंती काशी हो गई। क्या बोलोगे? वैजयंती काशी हो गई। और वैजयंती माला आपसे मैं बोल दूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भरतनाट्यम से है। जयंती पे माला भारत में पहनाते, भरतनाट्यम तब आंसर होगा। ठीक है भाई साहब, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये स्टेडियम भारत के किस राज्य में, या स्थल दिए हुए हैं, कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद यूपी में, पटना बिहार में, गाजियाबाद यूपी में, या कानपुर उत्तर प्रदेश में? क्या बोलेंगे? फैजाबाद में है भाई साहब। कहाँ पर है? फैजाबाद में है। पटना में अगर पूछे तो क्या बोलोगे? मोईकुल हक स्टेडियम है। कौन सा है? मोईकुल हक स्टेडियम है आपका। कहाँ पर? मोईकुल हक स्टेडियम है, ये हमारा पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। कानपुर क्यों प्रसिद्ध है बच्चे? ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए। किसके लिए? ग्रीन पार्क स्टेडियम है, भारत का एक चर्चित स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आया भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम, ऐसी बाबा साहेब के नाम से एक स्टेडियम है जिसको हम फुटबॉल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। या मैं आपसे बोलूँ भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तब आपका क्या आंसर आएगा? फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? क्या बोलेंगे? फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पर है? तब आपका आंसर मेरे दोस्त नई दिल्ली आना चाहिए। क्या बोलोगे? फुटबॉल नाम आते ही क्या बोलोगे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पूछे आपसे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंडोर स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? ये भी भैया जी हम कहेंगे नई दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, तो गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में एक स्टेडियम बनाया हुआ है। ये कहाँ पर है? ये जालंधर में है। कहाँ पर है? जालंधर में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम जी के नाम से स्टेडियम बना हुआ है। क्या बोलोगे? महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो वीर विक्रम कहाँ पर? आपके त्रिपुरा में, यानी कि अगरतला में स्थित है। कहाँ पर है? अगरतला में भाई साहब है, कभी गलती ना करें। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम आपसे पूछे, देश का एक चर्चित स्टेडियम है डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है? क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में है जी। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दिलीप टर्की स्टेडियम पूछ ले आपसे, दिलीप टर्की स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? तो दिलीप टर्की स्टेडियम क्या बोलोगे? रांची में है। हॉकी का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है बच्चे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम देश में कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में। गुरु गोविंद सिंह जालंधर में, ऐसे ही पूछ सकता गुरु नानक देव स्टेडियम कहाँ पर है? गुरु नानक देव स्टेडियम कहाँ पर है? तो गुरु नानक देव लुधियाना में है। कहाँ पर? लुधियाना में स्थित है। केडी बाबू यूपी का प्रसिद्ध है। केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर है बच्चे? केडी बाबू ये लखनऊ में प्रसिद्ध स्टेडियम है। कहाँ पर है? लखनऊ में है केडी बाबू सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? वो लखनऊ में स्थित है। भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। लेकिन बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्टेडियम आपसे पूछे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश आपका आंसर होना चाहिए। मोईकुल हक स्टेडियम पटना, ग्रीन पार्क कानपुर आपका। महाराजा वीर विक्रम कहाँ पर बच्चे? अगरतला में। डी.वाई. पाटिल महाराष्ट्र, दिलीप टर्की रांची में, लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद में, गुरु नानक देव लुधियाना पंजाब में, केडी बाबू लखनऊ में है। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सबरी नारायण मेला, ठीक है,
बोलेंगे जी फटाफट से। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बोलेंगे एक बार। क्या बोलेंगे? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबरी नारायण मेला बच्चे ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? माघी पूर्णिमा के दिन। कौन सा? जो माघ की पूर्णिमा आती है, माघी पूर्णिमा के दिन इसको आयोजित किया जाता है। कौन सी 3 नदियों का संगम है जहां पर ये लगता है? 3 नदियों का संगम है छत्तीसगढ़ में। 3 नदियां का संगम है आपका। और 3 नदियां कहां पर संगम बनाती हैं? ये 3 नदियां हैं, महानदी, शिवनाथ और जोंक। क्या बोलोगे? तो यहां से आप याद रखोगे कि ये नदियां कहां पर बहती हैं? छत्तीसगढ़ में। जोंक रिवर, क्या बोलोगे? यहां पर आपका मेला लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बच्चे, अगर मैं उत्सवों की बात करूं, कौन सा? मड़ई मेला जानते हैं सारे बच्चे, जिसको मड़ई उत्सव भी हम कहते हैं। मड़ई मेला। राजिम कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? राजिम कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। झारखंड का कोई एक मेला पूछे बहुत प्रचलित, तो राम रेखा मेला हो जाएगा। क्या बोलोगे? झारखंड का राम रेखा मेला। ठीक है, राम रेखा उत्सव कहाँ का है? तो हम कहेंगे आपका झारखंड का उत्सव है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सिंहस्थ मेला, मैं आपको पिछली 3-4 क्लास से बता रहा हूँ, सिंहस्थ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो भैया जी मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। पश्चिम बंगाल का इसी तरह का रास मेला है। कौन सा? रास मेला कहाँ पर आयोजित होगा भाई साहब? ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल रास मेला यहाँ पर आयोजित होता है। आगे आएंगे, दिखाएंगे। सर जी सीजीएल के लिए भी प्लीज बताओ। बेटा क्या जानना चाह रहे हो उमेश मेरे भाई? ये तो लिखो, ये आप ये जानना चाह रहे हैं। सर मेरा टारगेट सीपी और दिल्ली पुलिस है, और आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसके टोटल 70 सेट करवाएंगे। दरअसल में प्यारे बच्चे, तब हमारा बैच आने की उम्मीद थी 15 सितंबर से, तो बैच तो पहले आ गया, तो 70 सेट तो हुए नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूं और आप उतने से ही काम कर लेंगे, तो आप उतना अपना टारगेट बना सकते हैं। लेकिन दोस्त, हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि हर रोज कुछ बेहतर परीक्षा तक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस सेट बंद हो जाएगा तो ना आप तैयारी कर पाओगे, ना रिवीजन हो पाएगा अच्छे से। इसीलिए उसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और हर रोज कुछ नया सीखेंगे, हर रोज कुछ रिवाइज करने का प्रयास हम करेंगे। आगे, पखावज शब्दांश, जो पखावज शब्द है किस शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोगी है? क्या बोलेंगे? मणिपुरी के लिए। तो किस में? ओडिसी में प्रयोग होता है। क्या बोलोगे? ओडिसी में प्रयोग होता है पखावज, जो कि एक एकल वाद्य यंत्र है। क्या बोलोगे? एक एकल वाद्य यंत्र है, सिंगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एकल वाद्य यंत्र इसको हम कहते हैं। लेकिन ओडिसी में अगर मैं बात करूं तो वीणा, बांसुरी, मंजीरा, सितार चारों का प्रयोग होता है। वीणा, बांसुरी, मंजीरा और सितार आदि का प्रयोग होता है। मंजीरा और आपका सितार आदि का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी पूछे पखावज के कोई 2 कलाकार बताइए, या 3 बताएं मुझे। क्या बोलोगे? एक तो अयोध्या प्रसाद कभी ना भूले, एक तोताराम शर्मा कभी ना भूले। अयोध्या प्रसाद किससे रिलेटेड हैं? पखावज से। ठीक है, आपसे मैं पूछूं, तोताराम शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? तोताराम शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? पखावज के लिए जाने जाते हैं। और तीसरा आपका बच्चे भवानी शंकर मैं बोलूं तो भवानी शंकर जी का संबंध किससे है? ये भाई साहब पखावज से है। ठीक है, कभी भी गलती मत करना आंसर करते टाइम। तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद और भवानी शंकर। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है? कहाँ का संगीत है लोटिया? जरा बताएंगे एक बार। लोटिया कहाँ की संगीत शैली है? असम की कहें जी, बिहार, राजस्थान या फिर उड़ीसा? तो क्या बोलेंगे? लोटिया भैया जी राजस्थान की शैली है। असम में कौन से गीत चलते हैं? टोकरी गीत कहाँ के प्रचलित हैं? टोकरी गीत भैया जी ये असम के प्रचलित हैं। बिहार में कौन से गीत होते हैं? भलार गीत होते हैं। क्या बोलोगे? बिहार हो गया, इसका भला हो जाएगा, ऐसे समझो आदमी का। उड़ीसा की संबलपुरी गीत हैं। कौन से? संबलपुरी गीत। संबलपुरी साड़ी भी है भाई साहब, कहाँ की? उड़ीसा की है। ठीक है, मंडोक बताएं, मंडोक जो गीत शैली है ये कहाँ की है? मंडोक गीत शैली कहाँ की है? गोंधर गीत शैली का संबंध किस स्टेट से है? गोंधर गीत शैली का। भूता गीत मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, भूता गीत कहाँ के हैं जरा बताएंगे। मैं पूछूं साना लामोक कहाँ के गीत हैं?
कौन से? साना लामोक गीत कहाँ के हैं? बुरका कथा जो गीत हैं ये कहाँ के हैं? क्या बोलोगे? बुरका कथा गीत कहाँ के हैं, इनका संबंध किससे है? और पूछा जाए अम्माइन वारी, अम्मान, क्या बोलोगे? अम्मान इवारी, ये कहाँ के गीत हैं, यानी किस स्टेट से इनका संबंध है? तो ये गीत शैली देखेंगे, ठीक है, आगे आ जाएंगे। मंडोक है गोवा, क्या बोलोगे? गोवा। गोंधर पूछे तो गोंधर कहाँ के होंगे? महाराष्ट्र के गीत हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। भूता गीत भाई साहब कहाँ के हैं? केरला के हैं। साना लामोक कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं, मणिपुर के हैं। बुरका कथा की बात करें आंध्रा के, और अम्माइनी वारी कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, ठीक है, तमिलनाडु के हैं। सर प्रैक्टिस सेट 1 से कंटिन्यू करूं या लाइव देख लूं? बच्चा आपको पता होना चाहिए इतना, किसी भी चीज़ को आप शुरुआत से देखेंगे या बीच से, ठीक है। अगर आपने जस्ट नाउ शुरू किया है, अभी ज्वाइन किया है, तो अभी से लाइव चलिए, ठीक है, अभी से लाइव चलिए, पिछला भी कवर करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ऐसे तो मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर करता रहूँगा, तो गलत बात है नहीं। भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है? किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है? बोलेंगे फटाफट से। कोई किताब पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, भाई साहब इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पेस्ट कर दो। ये सब बाकी की जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पर ले लिया करो, है ना, वो उसी के लिए तो है दोस्त। वो किसके लिए? ये तुम उन लोगों से खुश होते हो जो तुम्हारा कमेंट ही नहीं पढ़ते, कभी कभी कोई आंसर ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है ना, ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करना, इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा, ओनली पर्सन उसके उत्तर, और सारा फोकस उस स्टडी पर। क्योंकि जो बच्चा फोकस करके पढ़ रहा होता है, इधर उधर की बात करने से फिर उसका फोकस बिगड़ता है। तो उसका फोकस हम नहीं बिगाड़ सकते, जो एक शानदार छात्र है, वो धर्म भी नहीं कहता। भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है? बताएंगे एक बार। तो भीमसेन जोशी किराना घराने से, इसके संस्थापक बताओ बच्चे। किराना घराने के मैं आपसे बोलूं कि फाउंडर कौन है, तो ऐसा ही नाम है किराना जैसा, क्या बोलोगे? उस्ताद करीम खान है। कौन है? उस्ताद करीम खान है। और भीमसेन जोशी एक बड़ा नाम है बच्चे, जो किससे जुड़े हुए हैं? हिंदुस्तानी गायन से जुड़े हुए हैं। आंसर करके मुझे बताएं कि हिंदुस्तानी गायन नॉर्थ का कि साउथ का? बोलेंगे हिंदुस्तानी गायन से जुड़े हुए हैं। मुझे दोस्त बताएं हिंदुस्तानी गायन नॉर्थ का या साउथ का? भीमसेन जोशी आपका चारों पुरस्कार, जो चारों शीर्ष सम्मान है, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, चारों इनको मिल चुके हैं। तो जिनको चारों मिलते हैं उनके चारों वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पद्मश्री इनको मिला 1972 में, 1975 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको मिला 1999, जो रविशंकर जी को भारत रत्न मिला उसके साथ में, और भारत रत्न इनको मिला दोस्त 2008 में। चारों मिल चुके हैं। ऐसे ही चारों शीर्ष सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, जरा बताएं। ऐसे ही और कौन व्यक्ति जिनको चारों सम्मान मिल चुके हैं? तो क्या बोलोगे? भैया जी सहनाई वादक है। कौन आपके सहनाई वादक हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कभी गलती नहीं करनी। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने लिखा है कर्नाटक साउथ का है। नाम दिखाएं जिन जिन बच्चों ने लिखा, आंसर दिया था। नॉर्थ जिन बच्चों ने क्या कहा था? वैशाली वर्मा जी ने कहा था, एकदम सही आंसर। और प्रशांत मलिक जी ने नॉर्थ आंसर दिया था। वेरी गुड। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया? जिस पर इसके लिए आपका दोषारोपण करके मुकदमा भी चलाया गया, ठीक है। क्या बोलोगे? डलहौजी पर, वेलेजली, कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स? हेस्टिंग्स का बच्चे जो कार्यकाल है वो आपका 1774 से लेकर के 85 है, एक गवर्नर जनरल के रूप में। ऐसे था तो ये 1772 से ही, लेकिन तब ये बंगाल का गवर्नर था। 1774 से ये हो गया 1785 तक क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। और हेस्टिंग्स के टाइम पर ही 5 अगस्त 1775 को फांसी हुई थी नंद कुमार पर, ठीक है, फांसी नंद कुमार। इस पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया। और कौन रहे होंगे? प्रश्न पूछा गया है आपका पीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स में। प्रश्न था आपका कि जब नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चला करके उनको फांसी दे दी गई जबकि वह निर्दोष थे, यह घटना हेस्टिंग्स के टाइम पर हुई, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? क्या आप मुझे बताएंगे? तो आप कहेंगे इम्पे थे, एली जहां इम्पे। क्या बोलोगे? एली जहां इम्पे थे। ये बात याद रख लेना, कोई दिक्कत किसी बात को? डलहौजी को हम व्यपगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किससे? व्यपगत सिद्धांत। डलहौजी का बच्चे क्या बोलोगे? व्यपगत सिद्धांत है। कौन सा? व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत को और किस नाम से हम जानते हैं? बोले जरा।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, या राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं। वेलेजली को बच्चे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं, और कार्नवालिस को हम जानते हैं स्थायी बंदोबस्त के लिए। किसके लिए? स्थायी बंदोबस्त। किस वर्ष का है स्थायी बंदोबस्त, जरा बताएं मुझे, क्योंकि ये मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि 90% की जो रेट थी, 90% इसमें किसको मिलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 10% जो वसूलने वाले थे जमींदार, उनको प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? कि शाही घराने की प्रहार, बोलेंगे भी फटाफट से। बोलेंगे किसको? मीर सामान को। किसको? मीर सामान। किसको? शाही घराने की देखभाल करता था, यानी कि जो आंतरिक देखभाल करता था। और मीर बाहरी किसके लिए होता था? मीर बाहरी था बाहरी के लिए, आपका बाहरी दुर्ग के लिए। और जैसे मीर आतिश था तो वो आपका जो इनका मतलब कि तोपखाना था उसके लिए था। और मीर बख्शी तो आप जानते हो सेना में एक प्रमुख विभाग इनका हुआ करता था। आगे आएंगे सर जी, एक बार पद्म भूषण देखिए। पद्म भूषण देखिए किसका? पद्म भूषण यहाँ बताया ना, सॉरी पद्म भूषण बच्चे 1985 होगा, 1985। पद्म श्री 1972, ठीक है 1972। पद्म भूषण 1985। भारत रत्न पंडित रविशंकर के साथ में, पंडित रविशंकर को मिला भारत रत्न, इनको मिला तीसरा पुरस्कार पद्म विभूषण 2008 में मिला, ठीक है 2008। इसको करेक्शन करेंगे भाई साहब, थैंक यू बताने के लिए। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? यानी कहां पर वो मंत्री थे? पहले कहां पर मंत्री थे? तो चोल शासन में थे या फिर काकतीय वंश में? भैया जी काकतीय वंश में थे, काकतीय वंश में। अब बच्चा आपको पता होगा कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत है। एक बार नो लिखें प्लीज कि विजयनगर के संस्थापक कौन रहे। विजयनगर से मैंने बहुत प्रश्न आपको करवाए, करीब 30 प्रश्न मैं आज तक करा चुका हूँ। उसके इर्द गिर्द हम 100 से ज्यादा प्रश्न विजयनगर के कर चुके हैं। तो काकतीय वंश से अगर हम बात करें, इसके संस्थापक कौन थे काकतीय वंश के? तो रुद्रदेव थे। कौन? रुद्रदेव प्रथम थे। कौन? रुद्रदेव प्रथम थे, ठीक है रुद्रदेव प्रथम। आगे आएंगे। और आपका अंतिम शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्र थे। कौन थे? अंतिम शासन पूछे काकतीय वंश के तो प्रताप रुद्र। कौन है? प्रताप अंतिम शासक है, ठीक है प्रताप रुद्र अंतिम शासक है। राष्ट्रगफ्ता नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेश का प्रचार दिया? किसने दिया था, जरा बताएंगे। बोलेंगे फटाफट से। राष्ट्रगफ्ता नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेश का प्रचार दिया? हिंदू मुस्लिम पारसी। तो राष्ट्रगफ्ता पहले तो आपको पता होना चाहिए किससे इसका संबंध है। तो क्या बोलोगे? दादा भाई नौरोजी से इसका संबंध है। और दादा भाई नौरोजी का संबंध किस समुदाय से था? मैं आपको बार बार बताता हूँ, कांग्रेस के ये पहले पारसी अध्यक्ष बने। किस वर्ष में बने थे? 1800 बच्चे बोलेंगे 1886 में भैया बने थे। और राष्ट्रगफ्ता किस भाषा का? एक गुजराती अखबार है। कैसा? किस भाषा का अखबार था? एक गुजराती अखबार था, गुजराती अखबार, ठीक है। इन्होंने ही बच्चे आपका अगर बात करें, नेहरू ने ही 1883 में एक अखबार निकाला था जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया। तो कभी पूछे द वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के प्रकाशक कौन थे? ठीक है कौन थे? तो हमारा आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। क्या? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? दादा भाई राष्ट्रवाद का जनक। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि प्रथम आय की गणना इन्होंने की, आप ये भी बता दोगे कितने रुपए बताई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने ही दिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी। मुझे नहीं लगता, ठीक है आगे आएंगे। एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान अरदासों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस किसी भी व्यक्ति ने भाग लिया और उनके महान आदर्शों का हमको हमेशा सम्मान करना, और ये व्यक्ति खिलाफ बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? किसके खिलाफ बोल रहा है? 51A बी के खिलाफ बोल रहा है। किसके? 51A बी में बताया गया है कि राष्ट्र के लिए जो महान आदर्श हैं, जिन्होंने वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया, उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनका सम्मान करें, ठीक है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? जैसे मौजूदा राज्य यूपी था, लेकिन क्या हुआ आपका बच्चे 9 नवंबर सन 2000 को इस यूपी से हट करके 13 पहाड़ी जिले काटे और उत्तरांचल नाम से बना दिया गया। उत्तरांचल नाम से बनाया गया, उत्तराखंड तो नाम बाद में हुआ। बच्चों का कमेंट सेक्शन बंद हो गया, देख लो क्या बोलेंगे। उसकी सीमा भी चेंज हो गई, भाई सीधी सी बात है, घट गई बढ़ गई, नाम चेंज हो गया। तो ये किस में आता है? ये आर्टिकल 3 में आता है। क्या बोलोगे? क्योंकि राज्य देश के अंदर हो रहा है, राज्य का गठन देश के अंदर होगा, लेकिन बाहर से मिलाया, सिक्किम को मिलाया, तो वो आर्टिकल 2 से मिलेगा। 4 में बोलता है जो आपका आर्टिकल 1 है और जो चौथी शेड्यूल है, इनके मतलब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो भी संशोधन होंगे, जैसे छठी है, जो लोग पाकिस्तान से वापस भारत आए, पाकिस्तान से वापस भारत आने वालों की सिटीजनशिप के बारे में बताता है, उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है, 5 में क्या है भाई साहब? 5 में आप बताएंगे नागरिकता के उल्लेख है, नागरिकता के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, दिखाएंगे क्या कह रहे हैं। सर 70 सेट होने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी से एक बार फिर उनको क्या कर देना, छोटा कमेंट करो ना, बच्चे का दिख नहीं रहा है नीचे, फिर से एक बार उनको कर देना सर, जिससे अच्छे से अच्छा ठीक है कृष्णा ठाकुर, बहुत अच्छी बात आपने कही है बेटा। तुम पे सप्ताह में 2 दिन तो तुमको वो मिलते आए हैं, सैटरडे संडे, तुम्हारा काम चला, तुम ये भी सोचो गुरुजी हमारा पेपर दे आना। तुम पर रिवीजन हर वीक में नहीं होता यार, रोते ही रहोगे हमेशा, पूरी जिंदगी रोते रहोगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा तब रोओगे। ये बच्चे कैसे कर लेते हैं, ये बच्चे सिलेक्शन कैसे ले लेते हैं? ऐसा नहीं करना, मेहनती बनिए, खुद रिवीजन कीजिए। कह रहे गुरुजी रिवीजन करा देना, रिवीजन हर रोज शामिल करता हूँ मैं, कितनी चीज़ें, अच्छे फैक्ट्स में कम से कम 20 बार एक चीज़ को बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा रिवीजन और क्या करूँगा? क्या किसी भी ही बार में रिवीजन अच्छा होगा? एक बात तो सोचिए, मैं 20 बार बोल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ों को। सूची 1 और सूची 2 की जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। हम लोग जानते हैं बच्चे आर्टिकल 32 को भी जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और हम लोग आर्टिकल 226 को भी जानते हैं जिसके अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि 24 घंटे के अंदर हैबियस कॉर्पस ने किसी को भी अगर आपने गिरफ्तार किया है तो उसको पेश करना होगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। जैसे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो कोर्ट आदेश देगा कि ये काम तुम्हारा है, तुमको करना होगा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? अधिकार परीक्षा क्या होता है? आपका दावे की वैधता की जांच करना। क्या बोलोगे? दावे की वैधता की जांच करना, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होती है? प्रमाणित किया जाना। और एक 5वीं कौन सी रिट होती है वो और बताएं। 5वीं रिट कौन सी होती है? 5वीं रिट कौन सी होती है वो और बताएंगे। क्या बन जाएगा आपका? 3 3 2 3 2 1 1 4, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम से सही है, ऑप्शन डी एकदम से सही है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में? मैंने आपको बताया 3 प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। कौन कौन से? गांधीवादी, जिसमें मैंने आपको क्लास में बताया था आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 43 है, 43 बी है, 46 47 48 है, 46 47 और 48 है, ये गांधीवादी हैं। उदारवादी भी होते हैं क्या? समाजवादी भी होते हैं? हाँ जी। नेहरूवादी कुछ नहीं होता। उदारवादी सिद्धांतों में अगर हम बात करें, आपका समान सिविल संहिता 45 48 ए जैसे आर्टिकल हैं, 48 है, 49 लास्ट वाले तीनों, 49 50 51 लास्ट वाले तीनों के लास्ट वाले चारों। कुछ अनुच्छेदों में दोनों तरह के मिलते हैं तो उनको परीक्षा में कभी पूछता नहीं। जैसे समाजवादी में एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 यहाँ भी आता है, उसमें समाजवादी छवि भी मिलती है, दोनों तरह की मिलती है। तो इसमें आपका 38 है, 39 है, 41 42 43 और 43 ए। आप कहेंगे भैया 43 यहाँ भी और 43 यहाँ भी, तो ये क्या है? ये कॉमन है, इनमें दोनों प्रकार की छवि मिलती है, गांधीवादी सिद्धांत की भी और समाजवादी सिद्धांत की भी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएंगे एक बार, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से।
ये गड़बड़ वो बच्चे करते हैं जो क्लास शुरू होती है तब तो ये शामिल होते नहीं, तो बहुत दिन बाद शामिल होते हैं, फिर प्रश्न पूछते रहते हैं। सीधी सी बात है, कोई रिकमेंड करेगा, बताएगा वो क्लास ज्वाइन कर लो, तो बच्चा लाइव आके सवाल पूछेगा, है ना। लेकिन बेटा बस पढ़ते रहो, है ना, प्रैक्टिस करते रहो, दिमाग में इस तरह के सॉल्यूशन, क्योंकि आप छात्र हैं, आपको पता होनी चाहिए इस तरह के सॉल्यूशन। अच्छे छात्र का यही काम होता है जो जान पाता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। गाइडेंस हमारी है। मैं कह रहा हूँ कोई परीक्षा आपको देनी है, वनडे एग्जाम, ये प्रैक्टिस सेट फॉलो करें, आपके लिए जिंदगी बदलने वाला प्रैक्टिस सेट है, ये वचन मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलोगे? नील नदी कहेंगे? गलत हो जाएगा। सबसे लंबी नदी पूछे, जब विस्तृत जल की बात आए तो अमेजन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अमेजन कहेंगे। ठीक है, और ये दूसरी सबसे लंबी है। बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी यही है, लेकिन सबसे लंबी में दूसरी सबसे लंबी है, ये लगभग 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि हम बात करते हैं नील नदी की, नील नदी की कितनी? 6650 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 6650। तो क्या बोलेंगे? आपका दुनिया की सबसे नदी है अमेजन, और उद्गम कहाँ से होता है इसका? उद्गम कहाँ से होता है? तो हम बोलेंगे उद्गम इसका होता है आपका एंडीज पर्वतमाला से। किससे? एंडीज पर्वतमाला से। और गिरेगी कहाँ जाकर के? वो प्रश्न में दिया हुआ अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जहाँ गिरती है वहीं पर एक दुनिया का बहुत बड़ा बेलेम नाम का बंदरगाह भी मौजूद है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? ठीक है, नहीं अतीक, वो राज्य विधान के अनुसार बच्चे चेंज होते हैं, वो राज्य की शक्तियां हैं। आगे आगे, ठीक है, बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में दिखाएंगे? ज्ञानेंद्र नागर जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया है, बहुत शाबाश। आंसर देने वाले बच्चे मुझे बहुत पसंद है, एक शानदार छात्र होते हैं। भगवान करे कि ये सब अच्छी मेहनत करते रहे तो इन सब का सिलेक्शन हो, और तुम जो इधर उधर की बात करते रहते हो बेटा सुधर जाओ। वेरी गुड। अमन जी, एकदम सही उत्तर है। विभोर का आंसर आया ए। विभोर बता रहे हैं पश्चिम का अरावली से घिरा हुआ। विभोर, मैं तुम्हारा आंसर पहली बार गलत देख रहा हूँ, यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, नहीं तो मैंने आज तक तुम्हारा आंसर गलत नहीं देखा, अभी दिखा है ए। अब ए पिछले का भी तो आंसर नहीं था ना, हाँ, तो ये तुमने गलत आंसर कर दिया। क्या बोलोगे? भारतीय मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मरुस्थल कौन सा है? वो थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है, क्या बोलोगे? वो थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जो मेरे दोस्त ये होता है, थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या बोलोगे? राजस्थान में है आपका। राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्यों में? गुजरात में भी कुछ प्रभाव इसका है, हाँ जी। हरियाणा में है, हाँ जी। पंजाब में है, हाँ जी। इन 4 राज्यों में फैला पड़ा है। ये बात आपको याद रख लेनी है। राजस्थान में 62% थार है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा थार मरुस्थल का हिस्सा है? तो राजस्थान में है। क्या बोलोगे? राजस्थान में। ठीक है, ये बात याद रखें। राजस्थान के क्षेत्रफल का 62%, लेकिन बोले टोटल थार का कितने प्रतिशत राजस्थान में? तो वो 61%, इससे एक कम है। मतलब जितना बड़ा थार मरुस्थल है 4 में फैला पड़ा है, तो राजस्थान में कितना है? 61% है। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें उसमें से कितने प्रतिशत है आपका थार है? तो वो 62% है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? आगे आएंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? अब ये दिशा में तो दिक्कत नहीं है किसी को कि उत्तर पश्चिम कौन सी होती है, ये सब जानते हो ना तुम। ये कौन सा है? आपका नॉर्थ है, और ये कौन सी है? आपकी पश्चिम है। तो ये जो भारत का नक्शा है, इसमें अगर हम बात करें भारत के मैप की दोस्त, अगर हम बात करें आपसे, तो क्या कहेंगे आप लोग कि ये तो गुजरात हो गया भाई साहब आपका, ये तो गुजरात क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया? गुजरात क्षेत्र हो गया। तो राजस्थान के किस दिशा में? तो दिल्ली की तरफ जाता है, तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, क्या बोलोगे? यहाँ से भैया जी उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो खनिजों का भंडार है? तो खनिजों का भंडार कौन सा? 65,000 किलोमीटर का एरिया, छोटा नागपुर। कितने बच्चे बताएंगे छोटा नागपुर में कौन कौन से राज्य आते हैं? क्या बोलोगे? 65,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। तो कोई एक राज्य का नाम आप बताओ जो छोटा नागपुर आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में आता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो क्या बोलेंगे? खनिजों का भंडार छोटा नागपुर का क्षेत्र, ये झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, और आपका छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़, इनमें मौजूद है। इसी को हम मुंडाओं का प्रदेश कहते हैं। किसका? मुंडाओं का प्रदेश बोलते हैं। मुंडा जाति, जनजाति यहाँ पर निवास करती है, मुंडाओं का प्रदेश कहते हैं इसको। और इसमें जो नदियाँ हैं, छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियाँ, क्या बोलोगे? नदियाँ आपका दामोदर,
स्वर्ण रेखा और बराकर हैं। क्या बोलोगे? स्वर्ण रेखा और बराकर रिवर यहाँ से बहती हैं, ठीक है, बराकर नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत का पठार, ऐसे ही छोटा नागपुर के पठार को हम बोलते हैं पूर्वी भारत का पठार। ये दक्कन का हो गया, दक्षिण में महाराष्ट्र की तरफ, ये पूर्वी भारत का पठार है। तो पूर्वी भारत का पठार किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे? प्लेटू ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का पठार, ये छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है मित्र, कभी गलती ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी को मापने की एक विधि या पद्धति नहीं है? बोलेंगे अभी फटाफट से, एक विधि या पद्धति नहीं है, बोलेंगे एक बार फटाफट से। भैया थोड़ा सा धीमा चले, नोट कर रहे हैं भाई साहब, बहुत मैं भी तो लिख ही रहा हूँ, और थोड़ा आज तेज चल लो प्लीज, ऐसा मेरी बॉडी सिवर हो रही है, कांपने की स्थिति में है वो। आज के लिए माफी, चलो रुक के चल लेंगे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लें। आप अकेले का क्वेश्चन है, बाकी कोई बच्चा नहीं लिख रहा, आप अकेले नहीं नोट कर पा रहे हैं। बोलो जी भाई साहब, पीडीएफ जाती है इसकी दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी को मापने की एक पद्धति नहीं है? बेरोजगारी मापने की क्या बोलोगे? मासिक स्थिति पद्धति नहीं होती, बस याद रख लेना। दिन के खर्चों के अनुसार भी एक सामान्य स्थिति पद्धति और आपका साप्ताहिक भी होती है, दैनिक भी होती है, साप्ताहिक भी होती है, ठीक है, सामान्य भी होती है, लेकिन कभी भी याद रख लेना मासिक स्थिति नहीं होती है, ये बात याद रखेंगे। एमईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? दरअसल में भारत सरकार ने सूक्ष्म उद्यमिता आंदोलन चलाया, क्या बोलोगे? जिसमें सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिले, सूक्ष्म उद्यमिता आंदोलन चलाया। उसमें ये दो चीजें चलाई गई 2006 और 2015 में। एमईडीपी चलाया गया 2006 में, एमईडीपी, और एलईडीपी चलाया गया 2015 में। क्या बोलोगे? एलईडीपी चलाया गया 2015 में। एमईडीपी क्या है? माइक्रो एंटरप्राइजेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, या माइक्रो क्या बोलोगे? माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ईडीपी तो समझ गए, एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम है। M4 क्या है आपका? माइक्रो, क्या बोलोगे? M4 माइक्रो है, और एल चलाया ये जीवित उद्यमिता के लिए, यानी लाइवलीहुड के लिए। क्या बोलोगे? लाइवलीहुड के लिए चलाया गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यानी लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको एलईडीपी हम कहते हैं। एमईडीपी किसके लिए? वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, यानी कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए चलाया गया है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए चलाया गया है। किसी भी बैंक की नेटवर्थ के बराबर होती है, बोलेंगे। बहुत बढ़िया सपना गुप्ता जी, आपका आंसर ठीक था। शोषा जी, आपका आंसर ठीक था, बहुत बढ़िया। आगे आइए। किसी भी बैंक की नेटवर्थ, यानी बैंक ने कितना वर्थ इकट्ठा किया, कितना उसका पैसा है, तो कैसे देखेंगे? उसके पास जितने पैसे उसके फंड में है, प्लस में जितना उसका कर्जा है, क्या बोलोगे? जितना उसका ऋण गया हुआ है, कर्जा मतलब और लोगों पे, वो भी तो उसी बैंक का पैसा है, लेकिन जो बैंक को देना है, जो यानी और लोगों का पैसा बैंक पर है, तो वो बैंक का थोड़ी है, वो तो और लोगों का, वो चाहे कल आकर निकाल सकते हैं। तो कोष में जितना पैसा है, और देनदारियां तो घटानी होंगी, देनदारियां जोड़ेंगे थोड़ी, देनदारियां जोड़ेंगे थोड़ी, तो देनदारियां, वो पैसा थोड़ी, तुम पे किसी का पैसा है 20,000 रुपए, तो वो देनदारी है, वो आपका पैसा थोड़ी, वो तो आपको देना होगा।